हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द फ्रेज एंड द क्लॉज, जो हमारा रेन एंड मार्टिन ग्रामर बुक का 3rd चैप्टर है। ठीक है, वो आज शुरू करने वाले हैं हम, और पूरे एक्सप्लेन करके के हम समझाएंगे क्या है कैसा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम अभी देखेंगे द फ्रेज एंड द क्लॉज। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए कर्नर। क्या लिखा गया है? इन ए कर्नर जो है वो वर्ड, यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ वर्ड लिखा गया है उसको हम कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करना है भाई? इन एक वर्ड है, इन यहाँ पर ए एक आर्टिकल है और कर्नर भी एक वर्ड है। ये तीनों एक ही जगह पर हैं और ये हमें ये बता रहे हैं कि इन ए कर्नर का मतलब क्या हो रहा है एक कोने में। तो एक कोने में बस इतना समझ में आ रहा है और वो कुछ नहीं बता रहा है, बस इतना बता रहा है। तो यहाँ पर उसके बाद क्या लिखा गया है? इट मेक्स सेंस। यहाँ पर कुछ सेंस हो रहा है। सेंस क्या हो रहा है? कोने में सेंस हो रहा है, बट नॉट कंप्लीट सेंस। यहाँ पर कंप्लीट कुछ हो रहा है क्या? हमें कुछ कंप्लीट पता चल रहा है क्या? नहीं ना, हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि कोने में। भाई कोने में क्या है, क्यों है, वो कुछ भी नहीं पता, बस पता है एक कोने में। ठीक है, तो उसके नीचे क्या लिखा गया है? सेकेंड लाइन पे आ जाएंगे। सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। तो भाई फ्रेज किसको बोलेंगे हम? इस प्रकार के ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे ही ग्रुप्स में होंगे, वो कुछ सेंस हमें दे रहे होंगे मगर कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे होंगे। मतलब वो कुछ बता रहे होंगे, जैसे कि कोने में यहाँ पर हो गया इन ए कर्नर, बस कोने में है, कोने में क्या है ये हमें नहीं पता, वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है हमें, उसको हम बोलेंगे फ्रेज। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड आर फ्रेजेस। अभी इसके जो फॉलोइंग सेंटेंसेस यहाँ पर हैं, वहाँ पर जो बोल्ड में लिखा गया है, जो वर्ड्स बोल्ड में हैं उसको हम फ्रेजेस बोलेंगे। तो चलो देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है, पहला जो सेंटेंस है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये एक ज्योग्राफिकल ट्रूथ है। सूर्य कहाँ पर आता है? ईस्ट में ही आता है। तो इन द ईस्ट जो है ये हो गया फ्रेज, क्योंकि ईस्ट में है, ईस्ट में आता है, या फिर इन द ईस्ट, उससे हमें और कुछ नहीं पता चल रहा है। सन आ रहा है क्या, फिर हम ईस्ट के दिशा में जा रहे हैं, ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो कुछ नहीं बता रहा है। बस इन द ईस्ट से हमें ये पता चला कि पूर्व में है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फ्रेज। उसके नीचे वाला सेंटेंस क्या आ गया? सेकेंड सेंटेंस आ गया, हम्टी डम्टी सैट ऑन ए वॉल। कहाँ पर हम्टी डम्टी बैठ गया? जाकर ना वॉल पे बैठ गया, दीवार पे बैठ गया। दीवार पे बैठ गया, तो यहाँ पर ऑन ए वॉल का मतलब होता है दीवार पर। दीवार पर क्या, वो नहीं बता रहा है। ऑन ए वॉल सिर्फ एक फ्रेज है, इसलिए वो सिर्फ एक सेंस दे रहा है कि यहाँ पर, यहाँ कुछ जगह है जैसे कि ऑन ए वॉल, तो ऑन ए वॉल मतलब दीवार पर। तो दीवार पर क्या, वो नहीं बता रहा है, वो सिर्फ बता रहा है कि दीवार पर। उसके नीचे वाला सेंटेंस थर्ड वाला क्या आ गया? देयर केम ए जांट टू माई डोर। मेरे दरवाजे पर एक जांट आ गया। जांट क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एंड एक बड़ा सा आदमी, स्ट्रॉन्ग आदमी, ऐसा कोई आ गया। तो जो टू माई डोर है ना, तो ये हो जाएगा फ्रिज, मेरे दरवाजे पे। तो इसको हम बोलेंगे फ्रिज। ठीक है, ओके। देन फोर्थ वन इज इट वॉज ए सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। महान सुंदरता का ये सूर्यास्त था। तो ये जो ऑफ ग्रेट ब्यूटी है ना, महान सुंदरता का, तो इसको हम बोलेंगे फ्रिज। तो जो महान सुंदरता है उसका क्या, सूर्यास्त हो गया या फिर शुरू हुआ, हमें कैसे पता चलेगा? वो नहीं पता चलेगा। फ्रेज से सिर्फ इतना पता चलेगा कि क्या है, कैसे है, क्यों है, कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे कि ऑफ ग्रेट ब्यूटी वहाँ पर लिखा गया है, जो इससे क्या पता चलता है? महान सुंदरता का, उसका क्या है वो नहीं पता चलेगा। तो इसको हम बोलेंगे फ्रेज। उसके बाद आ जाएगा हमारा द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वेयर कवर्ड विथ स्नो। ऑफ द माउंटेन्स, जो माउंटेन्स है उसका, ये जो पार्ट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे फ्रिज। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको बोलेंगे फ्रिज। जहाँ पर तो सिंपल में अगर हम समझेंगे ना, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, वो हमें कोई कंप्लीट सेंस दे नहीं रहे होंगे मगर कुछ सेंस दे रहे होंगे, उनको बोलेंगे भाई ये फ्रेज है। ठीक है, शो मी हाउ टू डू इट। हाउ टू डू इट यहाँ पर फ्रेज है। कैसे करना है, क्या करना है ये नहीं पता,
सेंस कंप्लीट हो रहा है क्या, कैसे करना है भाई, क्या करना है वो तो बताओ ना, नहीं बता रहे तो इसको हम फ्रेज बोल देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। एग्जामिन द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब एग्जामिन करेंगे। ही हैज ए चेन ऑफ गोल्ड, ऑफ गोल्ड जो यहाँ पर है और उसके नीचे आ गया ही हैज ए चेन व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड, ये एक आ गया। देखेंगे ये क्या है। वी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर फ्रेज, ये क्या हो गया भाई, ये फ्रेज है क्योंकि ऑफ गोल्ड सोने का है। क्या है सोने का, सोने का बर्तन है, चेन है, गाड़ी है, हथौड़ा है, क्या है ये नहीं पता ना, तो यहां पर सिर्फ हो गया, ये हो गया हमारा फ्रेज। द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑन लाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड कंटेन्स ए सब्जेक्ट व्हिच एंड ए प्रेडिकेट इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर जो सेकेंड ग्रुप ऑफ है ना, व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ पर इसको जो व्हिच है ना, यहाँ पर व्हिच है सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ व्हिच जो है वो है सब्जेक्ट, एंड उसके बाद जो रह गया इज मेड ऑफ गोल्ड, इज मेड ऑफ गोल्ड, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which forms parts of a sentence and contains a subject and a predicate is called clause। तो ये हो गया हमारा clause। clause किसको बोलेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स के ग्रुप होंगे जिसमें एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, वहां पर एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट भी होगा, वो एक सेंटेंस का पार्ट होगा। फ्रेज भी एक सेंटेंस का पार्ट है, ठीक है, मगर यहां पर ये जो पार्ट्स होंगे इसमें एक सब्जेक्ट भी होगा और एक प्रेडिकेट भी होगा, उसको हम बोलेंगे क्लॉज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर कुछ एग्जांपल्स होंगे। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड आर क्लॉजेस। यहां पर क्या है, पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, यहां पर हु पे देयर डेब्ट्स, तो ये हो गया हमारा क्लॉज, इस पार्ट को हम बोलेंगे ये हो गया क्लॉज। हु यहां पर हो गया हमारा सब्जेक्ट पार्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, और यहां से लेकर यहां तक ये हो गया हमारा प्रेडिकेट पार्ट। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, पीपल जो कि उनका जो कर्जा दे देते हैं वो ट्रस्टेड होते हैं। तो यहां पर हु पे देयर डेब्ट्स जो है, यहां पर हु है हमारा सब्जेक्ट पार्ट, पे देयर डेब्ट्स हो गया प्रेडिकेट पार्ट, तो इसको हम बोलेंगे क्लॉज। तो सेकेंड वाला जो यहां पर है, वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग, तो व्हाइल इट इज रेनिंग ये होगा हमारा क्लॉज। आई थिंक दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक, हैव मेड ए मिस्टेक, ये हो गया हमारा क्लॉज। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है। ठीक है, तो अभी चलेंगे हैंड रिटन नोट पे। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे फ्रेज का डेफिनेशन क्या है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स which are related to one another and act as a single unit is known as phrase। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, दो वर्ड हो सकते हैं या फिर दो से ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं जो कि रिलेट कर रहे होंगे टू वन अनदर, एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे, एंड एक्ट एज ए सिंगल यूनिट, एक दूसरे को रिलेट कर रहे होंगे और ऐसे काम कर रहे होंगे जैसे कि वो एक सिंगल यूनिट है, उसको हम बोलेंगे फ्रेज। समझ में आ गया, मैं दोबारा बता देता हूं, दो या उससे ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, कंबाइंड होंगे पहली बात, दूसरी बात वन अनदर से रिलेट कर रहे होंगे, तीसरी बात ये होगा कि सिंगल यूनिट के जैसा वो काम कर रहे होंगे, उसको हम बोलेंगे फ्रेज। बट इट डजंट कंटेन ए सब्जेक्ट वर्ब पेयरिंग। ये जो सब्जेक्ट वर्ब पेयरिंग होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है तो एक वर्ब होता है वहां पर, ठीक है, तो वहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं होगा और कोई वर्ब नहीं होगा, उनका कोई पेयरिंग नहीं होगा। ठीक है,
उस अगर जो फ्रेज होगा उसमें कोई सब्जेक्ट होगा ही नहीं तो वर्ब कैसे हो सकता है फिर, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है इट मेक्स ए पार्ट ऑफ क्लॉज और सेंटेंस विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड फर्दर इंफॉर्मेशन। क्या होता है, इट मेक्स ए पार्ट, ये कुछ पार्ट बनाता है, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक सेंटेंस का जो पार्ट्स होते हैं ये कुछ पार्ट्स बनाते हैं क्लॉज के, जो क्लॉज आगे जाके पढ़ेंगे क्लॉज क्या है, क्लॉज के कुछ पार्ट्स बनाते हैं और सेंटेंस का कुछ पार्ट्स बनाते हैं, जो कि कहाँ पर यूज होता है, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। जो सेंटेंस है उसके बारे में जो फर्दर इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है ना, उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए वो यूज होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे फ्रेज। यहाँ पर फिर लिखा गया है ए फ्रेज नेवर कैरी एनी मीनिंग ऑफ इट्स ओन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये खुद का कोई भी मीनिंग मतलब नहीं लेता, कोई भी इसका खुद का मीनिंग नहीं लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है और ना ही कोई वर्ब होता है। बट इट क्लैरिफाइज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस व्हेन एडेड टू ए क्लॉज। तो क्या होता है, वो जो क्लैरिफाई कर देता है, बहुत ज़्यादा फर्दर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या प्रोवाइड करता है, जो क्लॉज होता है उसको थोड़ा क्लैरिफाई करता है यहाँ पर, ठीक है। उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसको वो क्लैरिफाई करता है सेंटेंस का, जब वो ऐड होता है एक क्लॉज में। जब एक फ्रेज ऐड हो जाएगा तो वो क्लैरिफाई करेगा, किसका क्लैरिफाई करेगा, जो कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस उसको वो क्लैरिफाई करेगा, ठीक है। कुछ टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हैं यहाँ पर हम देखेंगे अभी। तो पहला जो है नाउन फ्रेज है, पहला जो है नाउन फ्रेज है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, द बॉय एट दैट शॉप इज माई ब्रदर। तो यहाँ पर हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, बस हम अभी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम बस यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेंगे, बाद में डिटेल्स हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है द बॉय एट द शॉप, एट दैट शॉप जो ये है, ये हो जाएगा हमारा नाउन फ्रेज, इसको बोलेंगे नाउन फ्रेज, ठीक है। इज माई ब्रदर, वो जो बॉय है, वो जो बच्चा है, वो जो बंदा है वहां पर जो शॉप में है ना, वो मेरा भाई है। इंडिकेट किसको किया जा रहा है, वो जो बंदा वहां पर शॉप में है, दुकान में है, ठीक है। ओके, सेकंड पे आ जाएंगे वर्ब फ्रेज। ये क्या होता है, यहाँ पर एग्जांपल आ गया, रानू मस्ट बी डांसिंग एट द इवनिंग फंक्शन। तो यहाँ पर जो है मस्ट बी डांसिंग, तो ये है रानू जो है ना वो जरूर नाच रही होगी आज की इवनिंग फंक्शन में, तो इसको बोलेंगे वर्ब फ्रेज। ये हो जाएगा हमारा वर्ब फ्रेज, ठीक है। ओके, थर्ड वन इज एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, जो एडवर्बियल फ्रेज है, राम टोल्ड मी द ट्रूथ वेरी ऑनेस्टली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वेरी ऑनेस्टली, ये होगा हमारा एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। ये हो गया हमारा एडवर्बियल फ्रेज। जो राम है ना, उसने मुझे सारा कुछ सच बता दिया, क्या बताया, वेरी ऑनेस्टली। वो वेरी ऑनेस्टली जो है ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज हो गया। ये टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हम अभी पढ़ रहे हैं, जो कि डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, अभी बस मैं एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जेरॉन फ्रेज। स्मृति एंड हर फ्रेंड्स एंजॉयड ए लॉट डांसिंग एट द पार्टी। तो ये जो हो गया डांसिंग एट द पार्टी, ये हो गया जेरॉन फ्रेज, इसको हम बोलेंगे जेरॉन फ्रेज। बस नोटिस कर लो, बाद में डिटेल्स में हम देखेंगे किसको जेरॉन फ्रेज कहेंगे, उसका डेफिनेशन क्या होगा, क्या क्या उसमें हो सकते हैं, ये सारे बाद में पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। पांचवे पे आ गया इंफिनिटी फ्रेज। इंफिनिटी फ्रेज में क्या है, रितेश लाइक्स टू सरप्राइज अदर्स। जो टू सरप्राइज अदर्स है ना, ये हो गया हमारा इंफिनिटी फ्रेज, ओके। बस अभी देख लो, अभी नज़र में रख लो, बाद में सही से पढ़ेंगे एकदम डेफिनेशन के साथ, ठीक है। सिक्स वन हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये क्या है, यू कैन फाइंड माई फोन ऑन द बेड। जो ऑन द बेड है ना, ऑन बेड कहाँ पर, ऑन द बेड,
तो ये हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, यहाँ पर नोट लिखा गया है, इन द above examples you might have noticed there are nouns verbs too। nouns भी है, हमने नोटिस किया, verbs भी हैं, but in no case the nouns act as subject of the sentence doing a predicate verb। तो यहाँ पर नाउन भी नाउन के जैसा काम नहीं कर रहा है जो फ्रेज है, और उसके अंदर जो वर्ब है वो भी प्रेडिकेटिंग की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ओके, अभी क्लॉज पे आ जाएंगे, क्लॉज का डेफिनेशन थोड़ा देखेंगे। तो जो क्लॉज है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन व्हिच देयर इज ए सब्जेक्ट। जो क्लॉज है उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक्टिवली परफॉर्मिंग एन एक्शन, वो होगा और एक्टिवली काम भी कर रहा होगा, एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, इज कॉल्ड ए क्लॉज। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, अगर सब्जेक्ट है जो एक्टिवली परफॉर्म एक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब एक्शन का मतलब क्या होता है, इसी को तो वर्ब कहते हैं ना। कोई भी एक्शन हो रहा है का मतलब वो वर्ब है। तो एक क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है, वरना वो क्लॉज नहीं हो पाएगा। ए क्लॉज कैन फंक्शन एज ए सेंटेंस व्हिच मे और मे नॉट बी कंप्लीट वन। एक क्लॉज कैन फंक्शन एज ए सेंटेंस, एक क्लॉज जो होता है ना वो सेंटेंस की तरह काम कर सकता है, मगर वो शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक कंप्लीट वन, एक कंप्लीट सेंटेंस वो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो नहीं बता सकते। हो सकता है वो कंप्लीट सेंस हमें प्रोवाइड कर पा रहा हो सकता है वो कंप्लीट सेंस हमें प्रोवाइड ना कर पा रहा हो। देयर आर टू पार्ट्स इन ए क्लॉज, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इससे पहले हमने पढ़े थे, एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट भी होता है। ठीक है, द प्रेडिकेट एक्सप्रेसेस समथिंग व्हिच रेस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है उसी को तो प्रेडिकेट कहते हैं, इसको तो हमने पहले से भी पढ़ रखा है। ठीक है, इसका भी कुछ टाइप्स अभी पढ़ लेंगे, डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे, हम बस थोड़ा एग्जाम्पल देख लेंगे कैसे होता है, और बाद में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, एकदम डेफिनेशन से लेकर एग्जाम्पल देकर सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो है नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज कैसा है, आई नो व्हाट सी इज डूइंग नाउ। तो यहाँ पर जो है व्हाट सी इज डूइंग नाउ, यहाँ तक ये पूरा, इसको हम बोलेंगे नाउन क्लॉज। अगर देखोगे तो आई नो को हम अगर यहाँ पर कंसीडर करेंगे ना, आई नो का मतलब क्या होता है, मुझे पता है। क्या पता है भाई, ये पता है कि वो अभी क्या कर रही होगी, अभी क्या कर रहा है या फिर क्या कर रहा होगा, अभी मुझे पता है। तो व्हाट सी इज डूइंग नाउ, ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। उसके बाद आ जाता है एडवर्बियल क्लॉज। एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल आ गया, आफ्टर द पार्टी वॉज ओवर द बैंड लेफ्ट फॉर मुंबई। पार्टी खत्म हो गया, उसके बाद जो बैंड था, बैंड मतलब जो ऑर्केस्ट्रा बैंड होता है, वो जो बैंड था वो मुंबई के लिए निकल गया फॉर द नेक्स्ट कॉन्सर्ट। नेक्स्ट कंसर्ट के लिए वो मुंबई निकल गए। तो ये जो है आफ्टर द पार्टी वाज ओवर, ये है एडवर्बियल क्लॉज, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये जो पार्टी वाज ओवर, ये हो गया हमारा एडवर्बियल क्लॉज। बस देख लो, ठीक है, जब बाद में हम समझेंगे ना इजी लगेगा थोड़ा। थर्ड में क्या आ गया, एडजेक्टिव या फिर रिलेटिव क्लॉज। जो रिलेटिव क्लॉज हम ज़्यादातर सुनते हैं, इसका नाम एडजेक्टिव क्लॉज कहीं पर इतना मेंशन नहीं रहता है। जैसे कि द बॉय हु गेव यू दिस लेटर इज माई ब्रदर। तो ये यहाँ से हो गया हु गेव यू दिस लेटर, तो द बॉय इज माई ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रिलेटिव क्लॉज है, जो रिलेट कर रहा है किसके बारे में, माई ब्रदर। इसको रिलेट कर रहा है, क्या रिलेट कर रहा है, वो जो बंदा है जिसने तुम्हें लेटर दिया ना, वो मेरा भाई है। ठीक है, बस इतना समझ लो। फिर आ जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम मेन क्लॉज बोलते हैं, एक सेंटेंस में मेन क्लॉज बोलते हैं। एवरीबडी टॉक स्लोली एट द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, एवरीबडी टॉक्स स्लोली,
यहाँ तक हम मेन क्लॉज बोलेंगे क्योंकि यहाँ तक हमें समझ में आ जाता है। यहाँ तक एवरीबडी टॉक स्लोली, सारे कुछ सब कुछ जो भी होते हैं हर कोई धीरे से बात करता है। कहाँ पर? एट द लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये जो एवरीबडी टॉक स्लोली ये हो गया हमारा मेन क्लॉज, ये हो गया मेन क्लॉज। इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है लास्ट वन, डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट वाला ज़्यादा सुने होंगे हमने, हर कोई ये ज़्यादा सुना होगा, डिपेंडेंट नहीं सुना होगा, क्योंकि हर किसी ग्रामर बुक में से लेकर स्कूल में से लेकर सभी जगहों पर हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज बोला जाता है। मैंने भी स्टार्टिंग से भी यही सुना था। ठीक है, आई हैड माई ब्रेकफास्ट बिफोर आई लेफ्ट फॉर द ऑफिस। तो ये यहाँ से जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, बिफोर आई लेफ्ट फॉर द ऑफिस, तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बस ये नज़र में रख लो। ठीक है, बाद में पूरी डेफिनेशन के साथ हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया? फ्रेज किसको कहते हैं पढ़ लिया, क्लॉज किसको कहते हैं पढ़ लिया, उसके कुछ डिफरेंट टाइप्स भी हमने देख ली यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ। इसको थोड़ा नज़र में रखेंगे, अभी याद रखने के लिए नहीं बोला जा रहा है, अभी थोड़ा नज़र में रखेंगे, बाद में डेफिनेशन के साथ पूरा पढ़ेंगे। तो मैं अगर ब्रीफ में बताऊँ ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्रीफ में बता देता हूँ। फ्रेज जो है वो दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स कंबाइंड होकर रहेंगे, वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे और एक सिंगल यूनिट के तरह काम कर रहे होंगे, उनको बोलेंगे फ्रेज। उस चीज़ को बोल देंगे फ्रेज। अगर उसी फ्रेज में ना एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और एक वर्ब होगा, जो कि यहाँ पर हम डेफिनेशन में थोड़ा नीचे यहाँ पर लिखा गया था, एक सब्जेक्ट होगा जो कि एक्टिवली परफॉर्म कर रहा होगा कोई एक्शन। एक्शन का मतलब तो वर्ब होता है ना। तो अगर किसी फ्रेज में, तो यहाँ पर समझना है, फ्रेज जो होता है वो जो दो या उससे जो भी जितने भी वर्ड्स उसमें ज़्यादा होंगे, जो भी जितने वर्ड्स होंगे कंबाइंड होंगे, एक ही जगह पर सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे होंगे, एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे, मगर उसमें अगर कोई सब्जेक्ट और एक वर्ब हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्लॉज। और एक क्लॉज जो होता है वो एक सेंटेंस होता है जो कि शायद कंप्लीट सेंस दे भी रहा होगा, नहीं भी दे रहा होगा, हो सकता है आइदर और। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए फ्रेज किसको कहते हैं, क्लॉज किसको कहते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है इंग्लिश ग्रामर को समझना। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।